नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज आप लोगों का करियर एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। मैं संविधान के भाग 3 का ये दूसरा भाग लेकर के आया हूं। संविधान के भाग 3 में हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा। उसमें से हमारे कुल 6 मौलिक अधिकार में से हमने एक मौलिक अधिकार को पढ़ चुका है और आज हम जो है उसके मौलिक अधिकार के जो शेष भाग रह गए हैं उसको आगे पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं। मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। उसमें से हम लोगों ने एक भाग को पढ़ चुका है, मतलब मौलिक अधिकार नंबर 1 मौलिक अधिकार जो समता का अधिकार है, जिसको हम लोग समानता का अधिकार कहते हैं, जो 14 से लेकर 18 तक वर्णन है, उसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है और अब हम लोग जो है उसके आगे पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले नंबर में हम लोग जान रहे हैं कि अब हम लोग भाग 3 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? भाग 3 पढ़ रहे हैं और भाग 3 में जो हमारा दूसरा अधिकार है, मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। पहले 7 थी, अभी 6 है। एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो अभी बच गया है टोटल 6 और 6 में से हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक में हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बारे में कि हमारे भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 10 तक में 19 से लेकर के 22 तक में हम लोग इसके पहले जो मौलिक अधिकार पढ़े वो पढ़े थे समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक था। ये दूसरा अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। तो आइए हम लोग सबसे पहला नंबर अनुच्छेद 19 को जानते हैं। अनुच्छेद 19 हमको क्या कहती है? अनुच्छेद 19 जो है लोगों को किस प्रकार के अधिकार की बात करती है। तो अनुच्छेद 19 जो है कहता है कि वर्तमान में अनुच्छेद 19 जो है 6 प्रकार की, कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है। अनुच्छेद 19 याद रखिएगा इस चीज को कि अनुच्छेद 19 की बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? देखिए सबसे पहले नंबर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये हम लोग जो है अनुच्छेद 19 का ए, अनुच्छेद 1 19 का 2, अनुच्छेद 19 का 3, इसको इस याद कर सकते हैं या इसको कर सकते हैं अनुच्छेद 19 का को, अनुच्छेद 19 का खो, अनुच्छेद गो, इस तरह करके, या फिर ये इस तरह से भी कर सकते हैं अनुच्छेद 19 का ए, अनुच्छेद 19 का बी, अनुच्छेद 19 का सी। यानी 19 के ये भाग है। 19 के ये क्या हो गए? भाग। 19 के अंदर में 6 भाग है जो कि हमको स्वतंत्रता की बात करती है। तो आइए हम इन 6 भागों को जानते हैं। सबसे पहला हमारा भाग कौन सा है? नंबर 1 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब होता है मन का भाव। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? मन का भाव। यानी हमारे मन में जो भी भाव आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अभिव्यक्ति। क्या बोलते हैं उसको? अभिव्यक्ति। अब हमारे मन में जो भी भाव आएगा हम उसको बोलेंगे। तो हम इसका इसलिए हम इसको कह सकते हैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को बोलने की स्वतंत्रता। क्या कह सकते हैं? बोलने की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को बोलते हैं बोलने की स्वतंत्रता। देखिए इसमें होता क्या है कि मन में बहुत सारा भाव आता है, जैसे कि इसके अंतर्गत में आ जाएगा, अभिव्यक्ति में आ जाएगा हमारा बोलने की स्वतंत्रता। पुतला जलाने की, आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे नेता लोग का विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसका पुतला दहन किया जाता है। तो पुतला जो जलाया जाता है, पुतला जो दहन किया जाता है, ये अनुच्छेद 19 का 1 के तहत जलाया जाता है। ये हमारे संविधान में हमको यह अधिकार दिया गया है। अगर हम किसी से नाखुश हैं, वो कुछ गलत कर रहा है, तो हम उसका विरोध में उसका नाम का पुतला जला सकते हैं, उसका पुतला को दहन कर सकते हैं। फिर हमें झंडा फहराने का अधिकार। हम लोग किसी भी चुनाव प्रचार प्रसार में देखें या 15 अगस्त या 26 जनवरी आम नागरिकों को भी झंडा फहराने का अधिकार दिया गया है। ये हमारे किस अधिकार में है? अनुच्छेद 19 का 1 में। अब अनुच्छेद 19 का 2 देखते हैं। कहता है कि सभा करने की स्वतंत्रता। क्या है दूसरा अधिकार? सभा। अनुच्छेद 19 हमारा कहता है पहले नंबर में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रदान करता है। दूसरा क्या कहता है? सभा करने की स्वतंत्रता। यानी कि सभा का मतलब है एकत्रित होना। हम लोगों को कहीं भी शांतिपूर्वक 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग मिलकर के सभा समूह कर सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं। ये हमारा दूसरा अधिकार है। और ये याद रखना इस बात को कि सभा जो हम लोग करेंगे, यानी हम लोग जो किसी से एक बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो वो बिना हथियार के हो। क्या होना चाहिए? वो बिना हथियार के, यानी उसमें कोई भी राइफल, बंदूक वगैरह ये सब नहीं चलेगा। इसलिए करके बिना हथियार के हम लोग क्या कर सकते हैं? सभा या समूह में मतलब कि एकत्रित हो सकते हैं शांतिपूर्वक। वो भी तीसरा अधिकार है हमारा समूह या संगठन बनाना। पहले देखिए क्या किया, पहले अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, दूसरा क्या? सभा में एकत्रित हुए, सभा करने की स्वतंत्रता, यानी सबको एक जगह बुलाए, वो एकत्रित हो गया। अब क्या हुआ? एकत्रित होने के बाद तीसरा हमारा कहता है समूह या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। समूह या संगठन। तो सबसे पहले नंबर में एक कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा कहता है सभा में एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यानी सबको जमा कीजिए, और तीसरा क्या कहता है कि समूह या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा अधिकार हमारा क्या है कि भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, यानी हम भारत में कहीं भी, किसी भी राज्य में, किसी भी कोने में हम भारत में आ जा सकते हैं। इसके लिए हमको कोई रोक टोक नहीं है। ये हमारा जो चौथा अधिकार है, यानी कि भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। ये बात कौन करता है? अनुच्छेद 19 का भाग 4।
भाग पांचवा कहता है कि भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। अब देखिए चार के तहत हम क्या किए, भारत में कहीं भी आने जाने लगे। अब पांचवा क्या कहता है, भाग पांच कहता है भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद हमारा 19 का 5 कहता है भाग। अब अनुच्छेद 19 6 भाग 19 का 6 जो भाग है, छठा भाग कहता है भारत में आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, आजीविका का मतलब होता है रोजगार करना। भारत में कहीं भी रह करके हम रोजगार कर सकते हैं, इसको हम लोग कह देंगे आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो हमारा अनुच्छेद 19 जो हमारे 6 प्रकार के अधिकार को बात करता है। अच्छे अधिकार में से 6वां अधिकार कौन सा हो गया हमारा, पहला हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको हम लोग कहते हैं बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा क्या हो गया, सभा में एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यानी कि शांतिपूर्वक किसी सभा में भाग ले सकते हैं, सभा में एकत्रित हो सकते हैं, ये दूसरा अधिकार हो गया। तीसरा हो गया हमारा समूह या संगठन बनना, समूह या संगठन, यानी कि अगर हम मान ली सभा में बैठे हैं तो उसके लिए उस सभा के समूह का संगठन बना सकते हैं, तो संगठन हमारा हो गया तीसरा में। चौथा क्या हो गया, भारत में कहीं भी आवागमन, भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, हमको कोई रोक टोक कोई मनाही नहीं है, ये हो गया हमारा भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, ये चौथा हो गया। पांचवा हो गया, अगर हम कहीं भी आवागमन करने लगे तो भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख या तमिलनाडु, केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा, कहीं भी भारत के किसी भी हिस्सों में हम निवास कर सकते हैं, यानी रह सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा पांचवा अधिकार है, अनुच्छेद 19 का 5 कहता है। छठा कहता है कि हम भारत में कहीं भी अपना रोजगार आजीविका हम चला सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार हमको प्रदान करता है। अब देखिए हम लोग एक अच्छी तरह से कहानी के माध्यम से इस छह भाग को अच्छे से याद रखेंगे। अनुच्छेद 19 को हम लोग याद करने का एक छोटा सा लॉजिक अपनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी आप लोगों को पता होता है कि बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है भारत में, और विद्यार्थी बार बार नेताओं से, अपने मंत्रियों से क्या करते हैं, गुहार लगाते हैं, उनके लिए ट्विटर कैंपेन करते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो, मतलब ताकि किसी तरह सरकार के कानों तक मेरी आवाज पहुंचे और सरकार हम लोगों को रोजगार दे। तो आइए हम लोग इसी मुद्दे पर एक कहानी तैयार करते हैं, इस कहानी में सारे बातें को याद कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि विद्यार्थी क्या करते हैं, सरकार के खिलाफ, विद्यार्थी सरकार के खिलाफ क्या करते हैं, बोलती है कि सरकार के खिलाफ नारे लगाती है कि सरकार हाय हाय, मतलब किसी भी पार्टी का, किसी भी नेता का वो अगर विरोध करती है कि वो हमारे नौकरी नहीं दे रही है, ये नहीं दे रही है, तो उसके खिलाफ क्या करते हैं, सबसे पहले वो बोलता है। क्या करता है, वो बोलता है, खूब बोला खूब बोला खूब बोला, लेकिन सरकार इस बात को नहीं मान रहा है। देखिए सबसे पहला नंबर क्या कहता है, बोलने की स्वतंत्रता। क्या कहता है हमारा, बोलने। सबसे पहले हम सरकार के खिलाफ क्या करते हैं, बोलते हैं, नारे लगाते हैं कि हमको नौकरी चाहिए, बहाली दो, वैकेंसी दो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। क्या करते हैं, बोलते हैं। अगर ये चीज अगर नहीं सुनता है तो उसका क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं, पुतला जलाते हैं, पुतला दहन भी होता है, और हम लोग अपना अपना झंडा भी लेकर चलते हैं नारेबाजी में कि झंडा लेकर के चुनाव चिन्ह के हम लोग विरोध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यानी कि कहने मतलब सरकार का विरोध करना हो या खिलाफ, मतलब कोई भी नारेबाजी करना हो, तो ये हमारा अनुच्छेद 19 का 1 कहता है, यानी कि हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि हम ऐसा करें वैसा करें। तो यानी पैसा से पहले नंबर हम क्या किए, सरकार के खिलाफ बोले हैं, पहला काम। देखिए 6 भाग है, 6 भाग को हम लोग याद रखेंगे चित्र से। 6 भाग में पहला काम हम लोग क्या किए, सरकार के खिलाफ बोले। पहले क्या किए, सरकार के खिलाफ बोले, सरकार हमको बहाली दीजिए, वैकेंसी दीजिए, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर में हम अकेला अगर बोलते रहेंगे, सरकार को इस बात का असर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार जानती है कि एक आदमी चिल्लाने से, बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, तो इसलिए करके 1 नंबर में क्या था, हम बोले हैं, लेकिन सरकार से बात का फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए दूसरा बात, जब हम देख लिए कि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार को इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा है, तब उसके बाद क्या किया, हमने क्या किया, लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, यानी कि सबको कहें कि शांतिपूर्वक तो सबके सब जमा, एक जगह जमा हो जाओ, 20 लोग, 50 लोग, 60 लोग, बोले अकेला नहीं सुन रहा है, हम 50 को लोग को मिलकर के इस चीज को आगे बढ़ाएंगे बात को। इसके लिए हम लोग क्या किए, सभी को सभा में एकत्रित किए। सबसे पहले क्या किए, बोले, सरकार के खिलाफ क्या किए, बोलना शुरू किया, पहला नंबर भाग बोले। दूसरा नंबर में क्या किए, सभी को एकत्रित किए, यानी सभा बुलाए। देखिए क्या किया, दूसरा नंबर में सभा करने की स्वतंत्रता, यानी सभा बुलाए, जो हमारा ये दूसरा रूप हो गया। ठीक, पहले सरकार को बोले 1 नंबर में, दूसरा नंबर क्या किया, जब नहीं सुना बात को तो दूसरा नंबर क्या किया, हम सभा बनाए। क्या किए, सभा बनाए। अब देखिए जब सभा बना लिए तो हम लोग सोचे, आपस में डिसाइड करते हैं कि सभा जब बना ली, हमारे सभा का, हमारे समूह का एक नाम होना चाहिए, हमारा एक संगठन होना चाहिए, जैसे कि छात्र युवा संगठन, या कोई भी पार्टी का नाम अपना दे दिया, अपने सभा का, समूह का, संगठन का, ताकि हम लोगों को पता चले कि यह समूह जो है, यह संगठन जो है, सरकार के खिलाफ में रोजगार के बात को लेकर के मुद्दा उठा रही है, ये लोग कैंपेन कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, बोले हैं, बोलने से फर्क नहीं पड़ा, हम लोग क्या किए, सबको सब एकत्रित हुए, वही बिना हथियार के, पहले बोल दिया भाई कोई हथियार लेकर के नहीं आना, सब मतलब खाली हाथ आओ, सब भाई बात विचार करेंगे, सरकार के खिलाफ में नारेबाजी करेंगे, सरकार के खिलाफ में विरोध करेंगे, हम लोग प्रदर्शन करेंगे। इसके लेकर के दूसरा नंबर में क्या गया, सभा करना है। तीसरा नंबर में क्या किए, अब सभा जो किए, सभा में एक संगठन बनाए, एक पार्टी का नाम रखे अपना दल का, तो ये हो गया हमारा तीसरा, सभा या समूह बनाना, तीसरा हो गया। चौथा, अब हम क्या किए, पहले नंबर में बोले, दूसरा नंबर में क्या किए, सभा में एकत्रित हुए, तीसरा नंबर समूह या संगठन बना लिए। अब सभा या समूह करने के बाद संगठन जब बन गया हमारा, तो क्या
हम लोग एक जगह बैठ करके प्रचार प्रसार कुछ कर पाएंगे? नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई तुम जाओ दिल्ली जाओ, तुम जाओ पटना जाओ, तुम जाओ पंजाब जाओ, तुम हरियाणा जाओ, यानी क्या किया लोगों को बांट दिए कि तुम सभी देशों में सभी अलग अलग जगहों पर जा करके अपने दल का प्रचार करो, सब लोगों को और एकत्रित करो, अपने दल में शामिल करो, सरकार के खिलाफ में नारेबाजी करें। यानी कहने का मतलब है कि अपनी पार्टी का अपने दल का प्रचार करने के लिए, अपने संगठन का प्रचार करने के लिए देश में कहीं भी भेजना शुरू कर दिए। यानी हमारे देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कहने का मतलब हो गया क्या, पहला में बोले, दूसरा में क्या किए सभा में एकत्रित हुए, तीसरा में हम लोग क्या किए समूह या संगठन बनाया, और चौथा में उसी सभा समूह संगठन का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में कहीं भी आना जाना शुरू कर दिए। तो चौथा हमारा यही कहता है कि भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। अब देखिए हमारा पार्टी का क्या हुआ, हमारे गठन या संगठन का क्या हुआ, प्रचार प्रसार होने लगा, भारत में कहीं भी आना जाना शुरू हो गया। तो हमारा 4 तक क्लियर हो गया बात। अब पांचवा आप देखिए क्या कहते हैं, जब हम भारत में कहीं भी चले गए तो क्या 24 घंटे के अंदर में घूम के घर नहीं आ सकते हैं? अब क्या करना पड़ेगा, हमको वहां रहना पड़ेगा, हो सकता है 2 दिन 4 दिन कहीं भी। अगर कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो उसके लिए उसको जगह चाहिए, वहां रहना पड़ेगा। तो जो जहां जा रहा है वहां पे वो रह सकता है। तो वही कहता है पांचवा हमारा कहता है भारत में कहीं भी निवास कर सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, भारत में हम कहीं भी रह सकते हैं, ये हमारा पांचवा अधिकार है। ठीक है। अब छठा अधिकार, अब इस तरह से नारेबाजी कैंपेनिंग करते करते हम लोग के साथ में मान चलते हैं बहुत दिन बीत गया, सब छात्र भी थक हार के परेशान, सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है। अब लोग सोचता है, छात्र सोचता है कि जहां जो रह रहा है सोचता चला यहीं पे रह करके कुछ न कुछ काम धंधा कर लें, पैसा कौड़ी खत्म हो गया, कुछ रोजगार कर लेते हैं यहीं पे। अब देखिए छठा अधिकार क्या कहता है, आजीविका यानी कि रोजगार करने की स्वतंत्रता। तो आप लोगों को समझ में आया बात। एक कहानी हम क्या तैयार किए, सबसे पहले हम क्या किए, सरकार के खिलाफ में बोले, इकल्ला बोले फर्क नहीं पड़ा, क्या किए सभा बुलाए, हम खूब नारेबाजी किए, हाय हाय किए सरकार के खिलाफ, सरकार कुछ नहीं सुना। दूसरा नंबर में क्या किए, हम सभा यानी एकत्रित किए। तीसरा नंबर में हम क्या किए, समूह या संगठन बनाए। ठीक, संगठन बना करके क्या किए, सबको प्रचार के लिए भेजे देश में कहीं भी आवागमन। चौथा नंबर हो गया, जब आवागमन होना स्टार्ट हो गया तो पांचवा नंबर में जहां जो जाएगा वहां उसको रहना भी पड़ेगा, तो पांचवा नंबर में देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। छठा में क्या हुआ, बहुत दिन बीत जाने के बाद जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा सरकार को तो लोग हाथ थक हार करके सोचा भाई हम यहीं रह करके कुछ काम कर लेते हैं। तो कहता है भारत में कहीं भी आजीविका यानी रोजगार चलाने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से हम लोग इस कहानी के माध्यम से अनुच्छेद 19 को याद कर लिए। सबको अच्छी तरह समझ में आया हो? अगर किसी के मन में कोई डाउट या कोई तरह का सवाल उठाओ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस बात को पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 19 समझ में आ गया सबको? ये हमारा क्या है, वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है और 6 प्रकार की स्वतंत्रता हम लोग कहानी माध्यम से याद कर लिए। अब हमारा अनुच्छेद 20 कहता है, 20 में कहता है क्या, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। 20 क्या कहता है, देखिए 3 प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। 19 में हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया 20। 20 में क्या कहता है, दोष सिद्धि के विरुद्ध, दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण का मतलब हो गया कि दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अगर मान ले चलते हैं कोई अपराधी का बात हो रहा है यहाँ पे, ये दोष का बात जो हो रहा है वो अपराधी के लिए हो रहा है। कहता है ये 3 प्रकार के प्राप्त है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। देखिए दोष सिद्धि से संरक्षण जो है 3 प्रकार से किया जाता है। कैसे किया जाता है, नंबर 1, अपराधी को, ये बातें अनुच्छेद 20 जो है ये अपराधियों के लिए बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, ठीक है, तो अपराध करने के बाद उसको जो सजा दी जाएगी उसके संबंधित में भी उसको संरक्षण दिया गया है। उसको ये भी अधिकार है कि वो अपना संरक्षण खुद कर सकती है। अब उसको संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण करने के लिए 3 नियम बनाया गया। कितना नियम, 3 नियम। अब 3 नियम में पहला नियम क्या है, कहता है अपराधी को उसी समय के कानून के हिसाब से सजा दी जाए जब उसने अपराध किया हो। अपराधी के लिए पहला कानून क्या कहता है, अपराधी को उसी समय के हिसाब से सजा दी जाए जब उसने क्या किया हो, अपराध किया हो। तो पहला अधिकार उसको दे दिया गया। दूसरा नंबर में अब देखिए थोड़ा समझ लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ उसी समय का। अब मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति अभी 2024 चल रहा है, ठीक है, और 2024 में किसी व्यक्ति को किसी भी जुर्म के लिए, चोरी करने के लिए मान चलते हैं कि 6 माह का सजा है। सपोज कीजिए कि कोई अभी 2024 चल रहा है और कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है तो उसको उसके सजा के लिए 6 माह का है, लेकिन वो व्यक्ति क्या चोरी करके वो फरार हो गया, सरकार पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। अब वो व्यक्ति को सरकार क्या करती है, 5 साल के बाद पुलिस क्या करती है, 5 साल के बाद पकड़ती है। अब 5 साल में क्या हुआ कि मान के चलते हैं कि चोरी करने का जुर्म 6 महीना से बढ़ करके 1 साल कर दिया हो सजा यानी कि नियम बदल गया हो। यानी कि पहले अभी 6 महीना दिया जाता था, अभी 24 के हिसाब से मान के चलते हैं तो 5 साल के बाद मान के चलते हैं चोरी का अपराधी में जो है 1 साल का सजा दिया जाए। अब व्यक्ति चोरी किया 2024 में और पकड़ाया 5 साल के बाद, यानी कि मान के चलते हैं 30 में, 6 साल के बाद पकड़ाया हो, तो 30 में सजा का नियम बदल चुका है। तो उस व्यक्ति को 2024 के कानून के हिसाब से ही सजा दी जाएगी, ना कि 2030 के हिसाब से। समझ में आया आप लोगों को? कहता है अपराधी को उसी समय के कानून के हिसाब से सजा दी जाए जब उसने अपराध यानी कि किया हो। ये हो गया हमारा पहला अधिकार अपराधियों के लिए। दूसरा अधिकार कहता है अपराधी को एक गलती के लिए एक ही सजा दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको अपराध के लिए उसको एक बार ही सजा दिया जाए। अभी नहीं कि एक बार कोई व्यक्ति अपराध कर लिया हो तो बार बार कोई दूसरा भी अपराध करेगा तो बार बार उठा के उसी को पकड़ के जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। किसी भी अपराधी को एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी, ये उसका अधिकार है। तीसरा अधिकार क्या कहता है, अपराधी को स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। यानी अपराधी को यह बाध्य नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ में कि तुम अपने आप को इस चीज को
स्वीकार करो कि तुमने अपराध किया हो, यानी कि अपराधी को अपने आप स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है, ये उसका अधिकार है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का अधिकार किसको दिया गया है, दोष सिद्धिक संरक्षण में, यानी अपराधियों के लिए। तो अनुच्छेद 19 एवं अनुच्छेद 20 आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया हो। 19 20 दो चीज समझ में आ गया। अब अनुच्छेद हम लोग 21 पढ़ेंगे और अनुच्छेद 22 पढ़ेंगे। आप लोग इस का एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बार बार इसको आप अच्छा तरह से लिख सकें और पढ़ सकें। अनुच्छेद 21, आइए हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। तो अनुच्छेद 20 पढ़ लिए हम लोग, अपराध दोष विरुद्ध में संरक्षण के लिए था। और अनुच्छेद 21 देखिए, ये हमारा कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 कहता है। अनुच्छेद 21 का कहना है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमको प्रदान करता है। इसी को बोलते हैं जीवन जीने का अधिकार। क्या बोलते हैं इसको, जीवन जीने का अधिकार। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ नोट में एक पॉइंट लिखे हुए हैं, कहता है यह अनुच्छेद गरिमापूर्ण, यानी हमारा अनुच्छेद 21 जो है ये गरिमापूर्ण स्वतंत्रता जीवन बिताने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद को व्यापक रूप से मेनका गांधीवाद 1978 के द्वारा प्रदान किया गया। देखिए कहता है कि अनुच्छेद 21 जो है हमें गरिमापूर्ण, यानी एकदम सर उठा करके एकदम सम्मान से, अनुच्छेद 21 जो है हमको यह अधिकार देता है कि हम गरिमापूर्ण स्वतंत्र पूर्वक जीवन जिए। किस प्रकार से, स्वतंत्र होकर के, यानी किसी का अधीन होकर के नहीं। कहता है कि यह गरिमापूर्ण स्वतंत्र जीवन जीने का यह अधिकार देता है हमको। और ये जो अधिकार है अनुच्छेद हमको ये जो अधिकार देता है, ये मेनका गांधीवाद, एक वाद विवाद चल रहा था जो कि 1978 में पारित हुआ था। तो ये मेनका गांधीवाद था। तो मेनका गांधीवाद 1978 में जो कानून बनाया गया उसी के तहत जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हम लोगों को प्रदान की गई है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या कहता है, हमको जीवन जीने का अधिकार देता है। देखिए अब प्राण एवं दैहिक 2 प्रकार की बातें करता है। तो प्राण का मतलब क्या, देखिए प्राण का मतलब क्या हो गया, प्राण स्वतंत्रता का मतलब हो गया, प्राण का मतलब हमारा जो हमारे अंदर में जो जीवन है उसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसको हम मार नहीं सकते हैं, तो उसको कहता है प्राण की स्वतंत्रता। देखिए कहता है कि हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। पहला नंबर क्या कहता है, प्राण की स्वतंत्रता में कहना है कि हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि हमारा प्राण कोई भी नहीं ले सकता है। हम आत्महत्या यानी अपने खुद से अपनी हत्या कर नहीं कर सकते हैं। दूसरा नंबर में हमारा कोई प्राण भी नहीं ले सकता है, ये हमारा दूसरा अधिकार। तीसरा अधिकार कहता है हम पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। अब देखिए पर्यावरण में भी तो पेड़ पौधे जितने भी पशु पक्षियां हैं उनके अंदर में भी जीवन है, तो उनको भी हम लोग मार नहीं सकते हैं। अगर हम लोग पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हैं तो उनके जीवन पर असर पड़ता है और एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग उनके प्राण को संकट में डाल रहे हैं। तो कहता है कि प्राण की स्वतंत्रता का कहना है कि हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, हमारा प्राण कोई ले नहीं सकता है। और बाकी में दूसरा नंबर में, तीसरा नंबर क्या कहता है कि हम पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैला सकते हैं। ये हमारा प्राण की स्वतंत्रता के खिलाफ हो जाएगा। फिर कहता है दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक का मतलब हो गया शरीर। कहता है क्या, हम अकेला रह सकते हैं, हम अपना शरीर जो है हम अपने आप को अकेला रह सकते हैं, जिसको बोलते हैं एकांतवास। अगर मेरा मन होगा कि नहीं हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हमको अकेला रहना है एकदम शांतिपूर्वक, तो उसको बोलते हैं एकांतवास। क्या कहते हैं, एकांतवास। यानी यहाँ कहता है कि हम अकेला रह सकते हैं, ये हमारा दैहिक स्वतंत्रता है। दूसरा कहता है कि विदेश जाने की स्वतंत्रता, यानी हम अपने शरीर को, यानी हम अपने आप को कहीं भी ले जा सकते हैं, यानी हम विदेश अगर जाएंगे तो विदेश जाने की स्वतंत्रता जो हमारा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। तीसरा है कि निजता का अधिकार। निजता का मतलब होता है कि अपना निजी, बहुत ऐसे बातें होता है जो कि अपने मन के अंदर ही रखना है, किसी को बात सामने बोलना नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं, तो इसको बोलते हैं निजता। इसी को बोलते हैं निजता को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइवेसी। क्या बोलते हैं, प्राइवेसी। तो हमारा जो प्राइवेसी का अधिकार है यानी निजता का अधिकार है, ये हमारा दैहिक अधिकार के अंतर्गत आता है। चौथा है अभिविचार। क्या है, व्यभिचार। व्यभिचार क्या है, ये व्यभिचार। व्यभिचार को बोलते हैं एडल्टी। क्या बोलते हैं, एडल्टी। तो जो व्यक्ति एडल्ट होते हैं यानी कि 18 साल से ऊपर हो जाते हैं उसको बोलते हैं एडल्ट। तो कहते हैं जो व्यभिचार का मतलब एडल्टी, तो कोई व्यक्ति शादीशुदा है और शादी के बाद भी वो किसी के साथ में रिलेशनशिप में यानी कि संबंध बना करके उसके साथ में रह सकता है। ऐसी स्थिति में लड़का या लड़की के इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, इसमें वो उसका अधिकार, ये भी उसका दैहिक अधिकार है। कहता है कि एडल्टी के रूप में यानी कि जब कोई व्यभिचार होता है तो शादी के बाद भी किसी के साथ संबंध रख सकते हैं और इसमें जो है लड़का एवं लड़की दोनों की इच्छा होनी चाहिए। तो ये बात समझ में आ गया आप लोगों को, ये हो गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन जीने का अधिकार। उसके बाद में देखिए आत्महत्या का बात यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ लिखे हुए हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। अब आत्महत्या जो हमारा किस अति में आता है, देखिए यहाँ पे कहता है क्या, भारतीय दंड संहिता जो हमारा कानून बना है, भारतीय दंड संहिता के धारा 309, धारा 309 में भारतीय दंड संहिता धारा 309 के तहत जो है आत्महत्या करना दंडनीय अपराध माना गया है। हमारे भारतीय संविधान में दंड संहिता धारा 309 के तहत में आत्महत्या को दंडनीय अपराध माना गया है, इसलिए हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, ना किसी का हम प्राण ले सकते हैं। तो ये हमारा जो अधिकार था ये अनुच्छेद 21 के तहत में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो हमारा जो दूसरा अधिकार चल रहा है ये स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता में हमारा हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, 19 से लेकर के 22 तक। 19 पढ़ लिए, 20 पढ़ लिए और ये 21 पढ़ लिए। अब हमारा इसका जो स्वतंत्रता का अधिकार में आखिरी अधिकार है वो हमारा है 22, अनुच्छेद 22। तो आप इस बोर्ड का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो हम लोग अनुच्छेद 21 के बारे में जान लिए। उसमें क्या था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। अब अनुच्छेद 21 का एक भाग है 21 का को अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 21 का को। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको जो है बाद में जोड़ा गया। देखिए इसको जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में इस चीज को जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 का एक के तहत जो है ये जो अनुच्छेद 21 का ए बोलिए या अनुच्छेद 21 का को बोलिए, अनुच्छेद 21 का फर्स्ट बोलिए, तीनों का मतलब एक ही चीज हुआ। अनुच्छेद 21 का को जो है इसके तहत जो है इसको जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया। अब इसमें बातें क्या कही गई है, इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार का यह अधिकार बनता है, राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है, यानी राज्य सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराए। वो यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की जो बात की गई है वो राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी, कि अनुच्छेद 21 का एक में है। तो आप लोगों को समझ में आ गया अनुच्छेद 21 का एक क्या है। अनुच्छेद 21 का एक जो है यानी कि 21 का को जो है ये 86वां संविधान 2002 के तहत जोड़ा गया, और इसी के तहत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों में जो आज के डेट में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ये इसी अनुच्छेद के तहत दी जाती है। ये बच्चों का ये मौलिक अधिकार है। अब अनुच्छेद हम लोग 22 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 20, 21 पढ़ चुके हैं, 19 पढ़ चुके हैं, अभी अनुच्छेद हम लोग 22 पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 22 में कहता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। ये भी हमको 3 प्रकार से मिलता है। कितने प्रकार से मिलता है, 3 प्रकार से। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण जो है ये भी 3 प्रकार से हम लोग को मिलता है। यानी ये जो मिलेगा ये अपराधियों को मिलेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग ने 20 में क्या पढ़ा, अपराधी के संबंध में। 20 में क्या, अनुच्छेद 20 में क्या पढ़े, अपराधी के संबंध में संरक्षण, अपराधी का दोष सिद्धि का संरक्षण। और 22 में क्या कहता है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। तो याद रखिएगा, इस चीज में कंफ्यूजन नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 20 आता है तो यानी 20 में हम लोग क्या करते हैं, अपराध। पहले अपराध करेगा कोई तब उसको गिरफ्तार किया जाएगा, तो अपराध पहले किया जाता है, अनुच्छेद 20 पहले आता है। फिर गिरफ्तारी बाद में होती है तो गिरफ्तारी यानी अनुच्छेद 22 में आता है। तो 20 पहले है तो अपराधी पहले हो जाएगा, अनुच्छेद 22 बाद में है तो गिरफ्तारी बाद में होगा। इस चीज में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं करना है। तो गिरफ्तारी संबंध में 3 संरक्षण के बाद कौन कौन करता है, गिरफ्तारी का कारण पूछना। अगर हमको कोई गिरफ्तार करने के लिए आता है, किसी अपराधी को अगर कोई प्रशासन पुलिस अगर आती है उसके घर पे पकड़ने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए, तो उसका यह अधिकार बनता है कि उससे वो कारण पूछ सकता है कि आप हमको किस जुर्म में पकड़ने के लिए आए हैं या हमको गिरफ्तार कर रहे हैं, और उसको कारण बताना पड़ता है। ये उसका मौलिक अधिकार है। दूसरा क्या है, गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के अंदर अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, तो गिरफ्तार होने के 24 घंटे के अंदर ही अंदर उसको नजदीकी उच्चतम न्यायालय में उसको पेश करना है। ये देखिए कहता है गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के भीतर जज के समक्ष, यानी कि जिसको बोलते हैं न्यायालय, जज के समक्ष जो है उसको उपलब्ध कराया जाए। और इस बात को यहाँ इस चीज में नोट करके यानी ध्यान रखिएगा कि आवागमन को छोड़ करके, यानी जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद जो उसको नजदीकी न्यायालय में अगर जब भी उसको पेश किया जाएगा तो पेश करने में उसको गाड़ी से या वाहनों से ले जाया जाएगा, तो आने जाने में जो समय लगेगा उस समय को छोड़ करके। देखिए होता क्या है, कभी कभी रास्ते में हो सकता है कि ट्रैफिक जाम हो जाए या रास्ता खराब हो गया, किसी कारण बस गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ऐसे स्थिति में 4 घंटा 5 घंटा उसको विलंब से अगर देर से पहुंचे तो वो जो रास्ते का जो समय होता है उसको छोड़ दिया जाता है। यानी गिरफ्तारी से लेकर के न्यायालय तक पहुंचने का जो 24 घंटा का समय है वो आवागमन को छोड़ करके, यानी 24 घंटे के अंदर में उसको नजदीकी न्यायालय में रख सकते, मतलब कि उसको प्रस्तुत करना है। ये इसका दूसरा अधिकार हो गया। तीसरा अधिकार कहता है कि किसी भी अपराधी को जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो वो अपने मन पसंद का वकील रख सकता है, अपने संरक्षण के लिए, अपने बचाव के लिए, अपनी तरफ से बात करने के लिए अपने मन पसंद वकील को वो रख सकता है। ये हो गया गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है संरक्षण। ये 3 प्रकार से एक अपराधी को यानी गिरफ्तार जब किया जाता है उसको दिया गया। ये 3 प्रकार का गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, ये अनुच्छेद हमारा 22 हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 ये 4 प्रकार का जो अनुच्छेद था ये हमारा था स्वतंत्रता का अधिकार। क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा पहला अधिकार था कौन सा, समता या समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से 22 था, जो कि हम लोग 22 तक में यहाँ तक हम लोग इसको पढ़ लिए। अब हमारा तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारा मौलिक अधिकार में तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण का विरुद्ध अधिकार हमारा अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24 में वर्णन है। अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24 को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए अनुच्छेद 23 में क्या कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है मानव व्यापार, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी, इन 3 प्रकार का बात कर रहा है। अनुच्छेद 23 में क्या कहता है, मानव व्यापार,
बलात्श्रम और बंधुआ मजदूरी पर रोक। यानी कि हमारे साथ में हमारा यानी मानव व्यापार का मतलब क्या हो गया, आज से कुछ समय पहले जो है हटिया मतलब कि मंडी जब लगती थी तो मंडी में मानव का भी तस्करी किया जाता था, मानवों को भी बेचा जाता था, उसको गुलाम बना करके उसको बेचा जाता है। हम लोग संतलत काल में, इतिहास में लोग पढ़े हैं संतलत काल में कि उस वक्त मानव व्यापार अत्यधिक मात्रा में प्रचलित था। वहां पे लोगों को खरीद करके गुलाम बना करके उसको रखा जाता था, यानी कि वो मानव का व्यापार था। तो अभी जो है हमारे संविधान में मानव व्यापार पर रोक लगा दिया गया है, ये हमारा अनुच्छेद 23 के तहत में। तो मानव का व्यापार करना कानूनन जुर्म है, यह अनुच्छेद 23 कहता है। फिर बलात्श्रम, बलात् का मतलब होता है क्या, बलपूर्वक श्रम करवाना। श्रम का मतलब क्या होता है, काम। बलात् का मतलब हो गया जबरदस्ती, बलात् का मतलब क्या हो गया, जबरदस्ती। जबरदस्ती यानी बलपूर्वक किसी को अगर हम काम कराते हैं तो उसे बोलते हैं बलात् श्रम करवाना। क्या बोलते हैं उसको, बलात् श्रम करवाना। यानी बलपूर्वक किसी से काम करवाया जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, बलात् श्रम। तो हम किसी के साथ में जबरदस्ती करके किसी को कोई काम नहीं करवा सकते हैं, ये हमारा कानूनन अपराध है। इसके बाद बंधवा मजदूरी। बंधवा मजदूरी क्या होता है कि देखिए कि पहले के समय में क्या था कि एक प्रकार का मजदूर था जिसके पैरों में बेड़ियां लगी होती थी। बेड़ियां का मतलब क्या हो गया, वो किसी भी अगर जमींदार का वो मजदूर है तो उसके पैरों में उस जमींदार के नाम से बेड़ियां लगी होती थी, और वो बेड़ी को देख करके कड़ा के टाइप का छड़ का जैसा गोल्ड सा बना हुआ था, वो पैर के कड़े में वो बंधा हुआ था। तो उसको अगर कोई काम भी पड़ता था तो वो दूसरे के यहाँ काम नहीं कर सकता था। क्यों, क्योंकि वह जिस व्यक्ति के नाम से उसके पैर में वो जंजीर यानी कहने मतलब वो कड़ा बना रहता था, यानी बेड़ी बंधी रहती थी, उस बेड़ी को देख करके कोई दूसरा जमींदार या कोई दूसरा साहूकार या सेठ जो है उसको काम नहीं देते थे। क्यों, क्योंकि उसको पता था कि ये मजदूर जो है फल्ला नाम का व्यक्ति का है, यानी इसको कह सकते हैं कि वो बंधा हुआ मजदूर था उसका, वो उसके अलावा किसी के यहाँ काम नहीं कर सकता है, उसके अलावा उसको कोई दूसरा कोई मजदूरी नहीं देगा। तो यानी बंधवा मजदूरी जो था एक तरह से लोगों के लिए बिल्कुल ही श्रापित मजदूरी था। क्यों, क्योंकि अब देखिए, अब मान के चलते हैं कि हम किसी का, हम स्वयं मान ले अपने उदाहरण लेते हैं कि हम किसी का बंधवा मजदूर है और हमको भी पैसे कौड़ी बहुत सारा जरूरत है, लेकिन उसके यहाँ काम का भी जरूरत नहीं है, तो हमको काम पे बुलाएगा नहीं। जब हम काम पे जाएंगे नहीं, हमारा हम तो ऐसे भूखे मर जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में हम दूसरे के यहाँ हमको काम कोई देगा नहीं। क्यों, क्योंकि हम किसी का बंधवा मजदूर है। तो इस प्रकार से लोगों के लिए बहुत ही खराब नियम कानून था, इसलिए इसको नियम को क्या कर दिया, खत्म किया गया, यानी बंधवा मजदूरी को समाप्त किया गया अनुच्छेद 23 के तहत में। तो अनुच्छेद 23 हमारा क्या कहता है, मानव व्यापार पर रोक। दूसरा बलात्श्रम पर रोक। तीसरा बंधवा मजदूरी पर रोक। तो अनुच्छेद 23 के तहत में इन सभी चीजों को खत्म किया गया। ये हमारा शोषण के विरुद्ध, यानी देखिए इस तरह से ये इन तीन बातों से पता चलता है कि किसी व्यक्ति का इसमें शोषण किया जाता था, तो इनको क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। ये हमारा मौलिक अधिकार तीसरा रूप में है। अब अनुच्छेद 24 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 24 में कहता है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, अभी हम लोग तो अनुच्छेद 21 का 1 में क्या पढ़े हैं कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य सरकार क्या कराएगी, निःशुल्क शिक्षा देना, उसको उपलब्ध कराना। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि 24 में कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने पर रोक। स्वाभाविक सी बात है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष का जो बच्चा है, यानी 14 वर्ष से जो नीचे का बच्चा है, उसको कहाँ होना चाहिए, विद्यालय में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, काम करवाया जा रहा है, कारखानों में मजदूरी करवाई जा रही है। तो कारखानों में काम करने पर उसको रोक लगाया गया, यह अनुच्छेद 24 के तहत में। इसको बोलते हैं शोषण। क्या करना है, इस तरह से 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चों को अगर कारखानों में काम पे लगाया गया है, समझ लीजिए उस बच्चे का क्या कर रही है, कारखाने या कंपनी वाली क्या कर रही है, उसका शोषण कर रही है। तो शोषण पर जो उसका रोक लगाया गया अनुच्छेद 24 के तहत। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक लगाया गया, यह अनुच्छेद हमारा 24 कहता है। अब देखिए इससे संबंधित अनुच्छेद 24 संबंधित बच्चों के हित के लिए एक योजना चलाया गया, आंदोलन चलाया गया, बचपन बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया गया है, बचपन बचाओ आंदोलन। तो बचपन बचाओ आंदोलन जो है, यह जो आंदोलन चलाया गया है, किसके द्वारा चलाया गया है, तो कैलाश सत्यार्थी, एक हिंदी के लेखक हैं, इसका नाम है कैलाश सत्यार्थी। इनके द्वारा ही यह आंदोलन बचपन बचाओ आंदोलन को चलाया गया। इस आंदोलन में कैलाश सत्यार्थी जी ने क्या किया, काम करने वाले 14 वर्ष से जो काम करने वाले बच्चे थे कारखानों में या किसी भी खतरनाक जगहों पे जो काम कर रहे थे, उन सबको वो मुक्त करा दिए। उनको क्या कराया, मुक्त कराया। मुक्त करा करके उसको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराई। कहता कि इन्होंने क्या किया कि अब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने से मुक्त करा करके निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाया। और इस काम के लिए भारत सरकार ने इसको वर्ष 2014 का भारत सरकार बोलते हैं विश्व में, पूरा वर्ल्ड में जो कि नोबेल प्राइज दिया जाता है, वर्ष 2014 का इनको शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, इसी आंदोलन के लेकर के, बचपन बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन में इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इसको वर्ल्ड में देख करके, विश्व के देख करके इनको जो है वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हमारा अनुच्छेद, ये जो हम बातें जाने बचपन बचाओ आंदोलन के तहत में, ये बातें हम लोग को जानने के लिए मिला। तो अनुच्छेद 23 अनुच्छेद हम लोग 24 पढ़ लिए। ये हमारा मौलिक अधिकार का तीसरा रूप था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला मौलिक अधिकार हम लोग क्या पढ़े, समता या समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक था। दूसरा क्या पढ़े हम लोग, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक था। तीसरा अधिकार पढ़े शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24 तक था। तो हम लोग
अभी तक मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 24 तक पहुंच चुके हैं और हम लोग को पता है कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, जो कि आम जनता को 14 से लेकर के 32 तक प्राप्त किया गया है। तो हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे इसको, और इसका एक भाग और आएगा, मौलिक अधिकार का एक भाग और मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए, जो कि हम उसको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि लोगों को इन से संबंधित जो भी जानकारियां हैं अन्य छात्रों को ये मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।